चलिए, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, ठीक है। अभी तो हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, सोनू जी हैं, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ेंगे। तो अभी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछिए, लेकिन क्वेरी से पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कल सोनू जी ने एक रिपोर्ट भेजी थी मेरे को, उनके पेट में कुछ दिक्कत थी, तो पेट का इंडोस्कोपी का रिपोर्ट भी इन्होंने भेजा था और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। तो पढ़ने के बाद पहले मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, आखिर उनको हुआ क्या है। फिर काफ़ी देर रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद उसमें एक जगह दिखा मेरे को कि ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है स्टमक के अंदर जो कवरिंग होती है वो कवरिंग हट गई है। तो फिर मैंने सोचा स्टमक के अंदर कवरिंग तो होती है म्यूकस की, और म्यूकस जहाँ पे हट जाए वहाँ पे एसिड से जल जाएगा, अल्सर बन जाएगा। फिर काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को मिला कि हाँ, उनको अल्सर की प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोनू जी को लिख के भेजा कि उस केस में हम लोग एसिड ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। उनके स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, स्टमक में भी ब्लड देखा गया है। तो ब्लड आ रहा है तो ब्लड को सुखाने के लिए एसिड ट्रीटमेंट के साथ 4 थायराइड देते हैं। तो ये इसको कुछ दिन कंटिन्यू करिए सोनू जी, इससे काफ़ी रिलीफ उनको हो जाएगा। सर ट्रीटमेंट आपने लिख के भेजा नहीं है, बस यूज टू लिखा था। अच्छा, हाँ। हेलो, तो इनको देखिए, सुनिए, सब ट्रीटमेंट बोलिए क्या। आप लिख लो, अभी मैं बता देता हूँ जी। सबसे पहले तो लिखिए 15 मेडुला। जी, दिया था सर मैंने कल 3 बार। जी। उसके बाद दीजिएगा एसिड ट्रीटमेंट। जी। एसिड ट्रीटमेंट दीजिएगा थाइमस वाला, जिसका लास्ट में थाइमस है, जी, वो वाला दीजिएगा। और थाइमस वाला दीजिएगा। थाइमस के बाद 4 थायराइड उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ट्रीटमेंट हो गया एसिड ट्रीटमेंट के साथ 4 थायराइड। जी। और तीसरा होगा किडनी क्लियर 7 वाला। जी सर, ठीक है। हाँ, किडनी पॉइंट भी उसका क्रिएटिनिन लेवल भी ज्यादा बढ़ा हुआ है सर। तो किडनी क्लियर दीजिएगा 7 वाला। 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 सिस्टोल, 20 राउंड एरो। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। और कोई और भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए अभी। सर इसको ना शुगर भी है थोड़ी सी इनको। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, आपको रिपोर्ट भेजी है। सुनिए, इन्हीं को जब अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा चेंज कीजिए। 15 मेडुला जो 3 बार देंगे ना, उसके बाद दे दीजिए 10 पेन 3 बार। 10 पेन 3 बार। उसके बाद जो एसिड ट्रीटमेंट है जो मैंने बोला थाइमस वाला नहीं दीजिएगा, एडीआर वाला दीजिएगा। जी सर। अब 4 थायराइड दीजिएगा उसके बाद। ठीक है सर। और फिर देखिए 10 पेन 3 बार जोड़ देना है, थाइमस को हटा के एडीआर कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुगर की प्रॉब्लम हो गई या हाइपोथायराइड हो गया, ये सब चीज़ में नॉर्मली हम लोग थाइमस नहीं देते हैं। हाँ, बहुत इमरजेंसी है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल केस में हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। ठीक है। और वो खाया पिया भी था, फिर भी फास्ट इसकी रैंडम शुगर आई थी 153। उम्र कितनी है? उम्र है 38 साल की। 38। अच्छा, हाँ, फिर तो ज़्यादा है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि फास्टिंग में 70 से 110 के बीच में होना चाहिए।
खाना खाने के बाद 80 से लेके 120 तक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल कंडीशन में है। 20-25 साल का आदमी है तो उसके लिए ठीक है। एक 40 साल का, मान लो अभी मेरी उम्र है 44 साल, 44, तो मैं अगर जी फास्टिंग में चेक कराने जाता हूँ, मेरा 110 की जगह 115 भी आता है तो वो नॉर्मल है। अगर खाना जी खा के मैं चेक कराने जाता हूँ, 120 की जगह 140 भी आता है तो वो नॉर्मल है। ठीक है सर। ठीक नहीं, है। उसमें लिखा था 100 150 तक चाहिए था, लेकिन 3 पॉइंट बढ़े हुए हैं। हाँ, तो ये बॉर्डर लाइन कहेंगे, बाउंड्री लाइन पे, ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। ये हर रोज के खान पान पे भी देखो डिपेंड करता है। आज मैंने करेले की सब्जी और दाल चावल खाया तो आज मेरे शुगर का लेवल अलग रहेगा। कल मैंने सर ये बंदा खाना बिल्कुल नहीं खाता था और शराब पीता है, बीड़ी पीता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसलिए मैंने मैं बता रहा हूँ, एक्सरा भी देखा है उसमें। जी सर। दुनिया में दो ऐसा चीज़ है ना जो शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या पीते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है पानी। लेकिन लोग पानी भी ऐसा पीते हैं गलत तरीके से कि वो फायदा की जगह नुकसान कर देता है। खड़े होकर पानी पी लेते हैं, खाना खाने के साथ पानी पी लेते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला चीज़ है पानी। दूसरा में सेकंड नंबर में आता है चाय। जी पानी के बाद सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है शराब। तो ये चाय और जी शराब बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि एक तलवार में धार है, तो ये तलवार चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि उस तलवार से वो सामने वाले का सिर काटेगा या अपना ही सिर काट लेगा। अगर नहीं चलाना आता है तो अपना ही हाथ पैर काट लेगा। तो सेम वैसे ही चाय और शराब के बारे में भी है। नॉर्मली ये कई बार मैंने मीटिंग्स में बताया है कि सुबह उठ के बहुत सारे लोगों का आदत होता है, सुबह उठे तो पहले ही चाय पी लिए। अरे नहीं यार, वैसा नहीं करना चाहिए। खाली पेट एक तो रात भर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ा हुआ है पेट में, ऊपर से और चाय पी लिए, उसका पावर को और बढ़ा दिए, वो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। और नॉर्मली हम लोग दिन में 2 बार चाय पीते हैं, दोनों खाली पेट ही पीते हैं। एक सुबह में भी खाली पेट पीते हैं और फिर शाम को भी खाली पेट पीते हैं। 1 बजे खाना खाया, शाम को 5 बजे चाय पी रहे हैं, तो वो खाली पेट ही है। जी इसलिए चाय पीने के पहले कुछ खा ले। अच्छा, कुछ खाने का मतलब 2 बिस्किट खा लिया ये नहीं। सुबह सुबह का चाय के लिए मैं बच्चों के बारे में खास करके बताता हूँ कि बच्चों को अगर चाय पिलाना है सुबह सुबह तो बहुत फायदे वाली बात है, लेकिन अच्छे ढंग से पिलाओ। रात को 1 या 2 रोटी ज़्यादा बना के रख दो, सुबह वो रोटी का रोल करके उसको दे दो कि चाय के साथ डुबा डुबा के खाओ। वो चाय जो बच्चा पिएगा उसके साथ जो बासी रोटी खाएगा वो उसके लिए फ़ायदा है। लेकिन सुबह उठते उठते बेड टी अगर पीते हैं, बिस्तर से उठे, कुल्ला भी नहीं किए, पानी भी नहीं पिए और चाय पी लिए, तो वो बहुत नुकसान करता है। और सेम शराब के साथ भी ऐसा ही है कि कुछ खाना खाने के बाद पीते हैं तो उसका नुकसान कम होगा। और ऐसे अधिकतर लोग खाली पेट में ही पी लेते हैं कि चलो पहले पी लेते हैं उसके बाद खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाइएगा कि ये सब खाली पेट में नहीं करना है, कुछ पेट में डाल लो उसके बाद। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। और किसी का कोई क्वेरी हो तो एक बार हैंड राइज कीजिए, फिर एक एक करके बात करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्वेरी नहीं है तो कुछ खास चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो पेशेंट का आपने बायोप्सी का वो रिपोर्ट भेजा था उसी के ऊपर बता रहा हूँ। देखो, हमारे मुंह से जो भी चीज़ अंदर जाता है, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, पानी हो, शराब हो, चाय हो, कुछ भी हो। सॉरी सर, मैं टोक रही हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मुझे एक पूछना था आपसे। वो पूछ सकती हूँ मैं, क्योंकि हैंड राइज करना मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से हैंड राइज करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। अच्छा, मेरे पेशेंट के बारे में ही पूछना था। उनकी एज 71 है। अच्छा। और वो पार्किंसंस पेशेंट है। अच्छा। लेकिन वो गोली का मतलब पार्किंसन से वो गोली देते हैं ना डोपामाइन के लिए, तो वो इतने स्टीफ हो गए हैं ना कि उनको हलचल ज्यादा मतलब चल नहीं सकते हैं, बहुत स्लो चलते हैं वो। और पूरी बॉडी उनकी स्टीफ हो गई है। और उनके मिसेस ने कहा कि क्लॉट भी बताया है डॉक्टर ने।
लेकिन मतलब रिपोर्ट अभी उनके पास नहीं है। अच्छा। और हाँ, तो मैं उनको मतलब पार्किंसंस के ये दे रही हूँ, ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो मतलब पहले से उनकी मूवमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन सर उनका स्टिफनेस कम करने के लिए मैं क्या करूँ और क्या कर सकती हूँ? देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना। मान लो मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैंने एक पेन किलर की दवाई खा ली, तो थोड़ा देर बाद सिर दर्द तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, मान लो कल परसों 2 दिन पहले मेरे को पैर में चोट लगी थी, वो भी हल्का दर्द कर रहा है, लेकिन उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी सिर दर्द की जैसे ही मैं गोली खाऊंगा सिर दर्द तो ठीक होगा, वो पैर में जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि वो पेन किलर है ना। तो पेन किलर को ये थोड़े पता है कि मेरे को सिर में काम करना है कि पैर में काम करना है, वो तो हर जगह काम करेगा। सेम वैसे ही जब डोपामाइन देते हैं, सिंडोपा की दवाई देते हैं, तो डोपामाइन का काम क्या है? रोकना। तो अभी मान लीजिए हाथ हिल रहा है या गर्दन हिल रहा है, तो डोपामाइन हाथ या गर्दन को थोड़े रोकेगा, वो तो पूरी बॉडी को रोकेगा ना। अभी हाथ तो हिल रहा था, हाथ को रोक दिया, हाथ रुक गया। गर्दन हिल रहा था, गर्दन को रोक दिया, गर्दन रुक गया। पैर नॉर्मल था, उसको भी रोक दिया। अब चलने में भी दिक्कत हो रहा है, कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो डोपामाइन जो है वो हर एक एक्टिविटी को रोकता है। अब सोचो, हाथ को रोकने के चक्कर में हम डोपामाइन खिला रहे हैं, वो डोपामाइन आगे चल के पैर, गर्दन, हर एक मूवमेंट को रोकने लगता है। उसके कारण ये स्टिफनेस आती है। तो सर मैं और उनको क्या दे सकती हूँ ट्रीटमेंट? बता रहा हूँ, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो जो दवाई खा रहे हैं, दवाई के कारण उनको दिक्कत हो गया है, जैसे मेरी मदर को भी हो गया है, बहुत सारे लोगों को होता है, जिसको डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तो हमेशा दवाई खाना है। हमेशा जब दवाई खाएंगे तो दवाई का इफेक्ट के कारण देखिएगा दाहिने साइड के कंधे में दर्द होने लगता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और शुगर की दवाई खाने वाले को दाहिने हाथ के कंधे में दर्द होगा ही होगा। अच्छा। वैसे ही हर सिंडोपा की दवाई खाने वाले को स्टिफनेस आएगा ही आएगा। हर हाइपोथायराइड की गोली खाने वाले का बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। ये सब दवाई का रिएक्शन है। तो कभी भी किसी जगह पे हमें लगता है कि ये दवाई ज़्यादा लेने के कारण इनके अंदर दिक्कत आई है, तो उसको जो भी, जैसे आप अभी डोपामाइन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डोपामाइन का ट्रीटमेंट देने से पहले उनको दीजिएगा 2 पेन 6 बार। ओके सर। उसके बाद डोपामाइन का ट्रीटमेंट दीजिएगा। डोपामाइन का ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में आपने देना है न्यूट्रल। अच्छा, ये जो बुक की PDF मैंने सबको भेजी थी, सबने अपने पास रखी है? जी हाँ सर। हाँ, और एक चीज़ और भी है, कुछ नए लोगों का भी व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज आया था कि सर बुक के लिए वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो जो भी नए लोग हैं अगर भेज रहे हैं तो अपना नाम और कहाँ से आप है ये एक बार लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं बता रहा था कि जो भी चीज़ें हम मुंह से अंदर डालते हैं वो हमारे लिए फूड है, खाना है। चाहे हम पानी भी पी रहे तो वो भी एक तरह का फूड है, चाय पी रहे वो भी एक तरह का फूड है, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी, जो भी खा रहे हैं, मुंह के अंदर जो भी चीज़ जा रही है, इवन हम दवाई भी खा रहे हैं तो वो एक तरह का फूड है, हम खा ले रहे हैं। अच्छा, हम सभी को पता है कि हम जो भी खाते हैं स्टमक में जाता है, उधर जाके पिघल के पानी जैसा हो जाता है, फिर आगे ड्यूडेनम में जाता है, बहुत सारा एंजाइम और हार्मोन उसके साथ मिक्स होता है, फिर जेजुनम में जाकर उसका फर्मेंटेशन होता है और इलियम में जा करके वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब एक चीज़ है, हम मुँह से जो भी डाल रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, चाहे दाल खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन जो वो अवशोषित होगा वो इलियम में जाके ही होगा। ये तो पता है ना। दो चीज़ ऐसा है जो इलियम तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब, स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे खाए पेट में गया वो तुरंत, अभी स्टमक में जाने के बाद 40 मिनट तो उधर लगता है उसको लिक्विड होने में, लेकिन 40 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट के अंदर वो दो चीज़ ऐसा है जो एब्जॉर्ब हो जाता है। एक पेन किलर की दवाई और दूसरा शराब। देखेंगे इन दोनों का काम बहुत जल्दी होता है। पेन किलर खाएंगे 5 मिनट में दर्द खत्म। अरे 5 मिनट में कैसे दर्द खत्म हो जाता है? उसको तो इलियम में पहुंचने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा।
तो 5 मिनट में ही दर्द कैसे ठीक कर देता है। तो पेन किलर जो दवा होता है दर्द के लिए जो खाते हैं हम लोग, वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इलियम तक जाता ही नहीं है। और चूंकि स्टमक से ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए स्टमक के अंदर जो लेयर है म्यूकस का, उसको वो ख़त्म करने लगता है, जिसके कारण अल्सर होने का खतरा होता है। दूसरा, शराब की बात करें तो शराब में भी ऐसे ही होता है, वो इलियम तक नहीं पहुंचता है, वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए देखना, जो लोग शराब पीते हैं, पीने के 5 से 10 मिनट के अंदर नशा हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसको तो 1 घंटा इलियम में पहुंचने में लगेगा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगा, फिर लीवर में जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा, तब जाके नशा होगा। लेकिन 5 मिनट में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी एक सोचने वाली बात है कि स्टमक जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली जो स्टमक से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा था। जब जाहिर बात है स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा है तो स्टमक के सेल्स को वो कमज़ोर करेगा, क्योंकि स्टमक के सेल एब्जॉर्ब करने के लिए तो नहीं है। अब उसको ज़बरदस्ती एब्जॉर्ब करना पड़ा तो धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसे ही लोगों को आगे चल के अल्सर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो जब भी हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर जिस प्रॉब्लम के लिए वो बंदा आया है, घुटने दर्द के लिए आया है, या साइटिका के लिए आया है, या अल्सर के लिए आया है, या पार्किंसन के लिए आया है, लेकिन उसके बारे में और भी बहुत कुछ सोचना ज़रूरी होता है कि आखिर इनको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। प्रॉब्लम क्या है ये तो पेशेंट बता देगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है जी, लेकिन वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है? चलिए, आज और किसी का क्वेरी है कोई, या फिर सेशन को बंद करते हैं यहीं पे, ज़्यादा लंबा करके फ़ायदा नहीं है, फिर शाम को तो मिलना ही है। चलिए, ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर शाम को, कल सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे। हो सकता है हर रोज। जी बताइए। हेलो। हाँ, मैंने वो आपको पहले एक पेशेंट के बारे में बताया था, लिख के दिया था ना कि बहुत जलन होती है उनकी चेस्ट में। हाँ। तो आपने मुझे बताया था ट्रीटमेंट 15 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट और लार्ज फॉलिक ब्लैक। हेलो। हाँ जी बोलिए। शंकर जी, एक बार आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी बताइए मैम। हाँ जी, तो मैंने उनको दी, ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो वो कैसे बोल रहे कि पहले कैसे गले में मतलब खाने के बाद होता था जलन। हाँ। तो मतलब कुछ खा लिया उन्होंने, कुछ थोड़ा हेवी प्रोटीन खा लिया, नहीं तो फिर बहुत जलन होती थी। अच्छा। लेकिन अभी बोल रहे कि ऐसा मतलब पहले जैसी जलन नहीं हो रही है जो पहले जैसे खाने के बाद होती थी। लेकिन बोलते कि कभी भी मतलब ऐसा कुछ अलग ही लगता है गले में। अच्छा, सुनिए मतलब सुनिए, जलन कुछ अलग ही जलन लग रही है। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। सुनिए, ये इसको कहते हैं प्रोटीन इरिटेबिलिटी। प्रोटीन से प्रॉब्लम क्रिएट होना। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि प्रोटीन के डाइजेशन में एक हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ है जिसका नाम है कोलसिस्टोकाइनिन। ऐसा नाम सुना है आपने, कोलसिस्टोकाइनिन? जी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उनके डिओडिनम में ये कोलसिस्टोकाइनिन कम बन रहा है। इसके लिए एक काम कीजिए, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना 15 मेडुला फिर लार्ज फॉलिक ब्लैक, लार्ज फॉलिक के बाद आप कोल्ड ट्रीटमेंट यूज कर दीजिए। 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल, लिख लीजिए। ठीक है, तो लास्ट में ये कोल्ड ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए, 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल। ठीक है? हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सर। हाँ सुनिए, अभी थैंक यू नहीं, ये तो ट्रीटमेंट का हुआ। उनको खाने पीने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि जैसे हम लोग नॉर्मली क्या प्यास बहुत कम खाते हैं। हेलो, कोई बात नहीं, कम खाते। हेलो सर। हाँ कोई बात नहीं, आपको आप जब कोलसिस्टोकाइनिन का ट्रीटमेंट दोगे ना तो धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ने लगेगी
अभी करना क्या है देखो कि हम लोग जब प्यास लगता है तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं। वही मैं बता रही हूँ आपको, उनको वो बहुत कम पानी पीते थे, बॉडी भी एसिडिक है उनकी, और उनको ये है आर्थराइटिस पेशेंट है। अच्छा। उनको बहुत सारी तकलीफ है। पहले तो मतलब उनके मसल्स भी इतने वीक थे ना कि मतलब हम लोग हाथ भी लगाएंगे ना तो भी उनको बहुत दर्द करता था। तो अभी उसमें सब इम्प्रूवमेंट है वो उसके बारे में। लेकिन ये खाने के बारे में उनका ऐसा है कि बोलते मुझे खाने की तो इच्छा होती है, भूख लगती है, लेकिन ये सब होता है उसकी वजह से वो खा नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनका खाना कम हो गया है। सुनिए, एक बात बता रहा हूँ। वैसे तो हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, कोई मेडिसिन देते नहीं हैं, लेकिन इनके लिए मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ। जी। इनको आपने बताना है, इनके लिए दुनिया में एक ही मेडिसिन है कि इनको हर 1 घंटा पे, हर 1 घंटा बाद आधा गिलास पानी पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे। जी सर, ये मैंने बताया है उनको। ये उनका सबसे पहला मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन है कि जब भी सुबह में नींद खुलता है, नींद खुलते ही बेड से उठ के भागना नहीं है, बेड पे ही उठ के बैठना है 5 मिनट। 5 मिनट बैठने के बाद 10 बार मुखाधौती करना है। मुखाधौती सिखा दीजिएगा उनको। जी सिखाया है सर, वो करते हैं मुखाधौती। सुबह उठते ही बेड पे 5 मिनट बैठना है, 5 मिनट के बाद 10 बार मुखाधौती करना है, उसके बाद पानी पीना है, जो करना है करे। जी ठीक है। हर 1 घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीना है। ऐसा नहीं गटागट 1 बोतल पी लिए, ऐसा नहीं। किसी भी एक्चुअली क्या मालूम है, वो बोलते हैं कि मुझे पानी पीने नहीं होते, तो भी मतलब दिन में सिर्फ 2-3 ग्लास ही पीते थे। नहीं, सुनिए, मैं सिंपल बोल, एक मिनट, मैं सिंपल बोल सकता था ना कि इनको हर 1 घंटे पे आधे गिलास पानी पीना। मैंने आपको क्या बोला कि मैं एक दवाई बता रहा हूँ, दवाई अच्छा लगे या नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, करना पड़ेगा। बराबर है सर। दवाई अगर अच्छा नहीं लगता है फिर भी हम खाते हैं ना। जी वही, ये अच्छी बात बताई है, मुझे बतानी पड़ेगी उनको। हाँ, वैसे ही पानी अच्छा लगे या नहीं लगे, वो पानी नहीं है, वो दवाई है, बोले नहीं पड़ेगा हर 1 घंटा पे आधा गिलास। जी सर। चलिए। हाँ सर, थैंक यू। ओके जी। जी शंकर जी कुछ बताना चाहते हैं? चलो ठीक है। अब मेरे को लगता है कोई क्वेरी नहीं है, फिर शाम को हम लोग मिलेंगे। अभी मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर शाम को 9 बजे। सर एक मिनट जी सर, जो उसके गले में पेन है उसके लिए क्या करूं? गले में पेन के लिए आपको अलग से कोई पॉइंट नहीं देना है। वो कुर्सी पे बिठा के जो गले का वो वोकल घिसाई देते हैं ना, हाँ जी वोकल घिसाई दे दीजिएगा 20 बार। ठीक है सर। ठीक है। गले का कोई अलग से पॉइंट नहीं दीजिएगा। बहुत सारे लोग लॉन्ग शोल्डर देते हैं। एक बंदे को तो मैंने पंजाब में देखा यार, उसको गले में दर्द था, उसको थायराइड पॉइंट दे दिया, 4 थायराइड। अब उसका दर्द और बढ़ गया। तो गला एक ऐसा चीज है ना। और वैसे भी देखो, न्यूरोथेरेपी में हम लोग फिजिकल पॉइंट बहुत ऐसा थोड़ा है कि घुटने में दर्द है तो सारा घुटने में ही देते हैं। हम उसको किडनी क्लियर दे रहे हैं तो मान लो कंधे पे दे रहे हैं, जांग पे दे रहे हैं, पीठ पे दे रहे हैं, छाती पे दे रहे हैं। कई बार बंदा कंफ्यूज होता है कि मेरा दर्द घुटने में है और आप मेरा कंधा दबा रहे हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसा थोड़ा है कि गले में दर्द है तो यार गले में ही कुछ करना है। उसका पॉइंट क्या होना कि वो गले में दर्द क्यों है, हो सकता है उसका गले में इन्फ्लामेशन हो गया होगा, उसको 6 ADR 3 बार दो, उससे फायदा होगा। गले में कुछ ज़्यादा नहीं करना, वोकल घिसाई के अलावा कोई भी फिजिकल पॉइंट नहीं करना। ठीक है सर। चलो मिलेंगे शाम को फिर। थैंक यू सर। ओके जी।